नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेहरा क्लासेस की ओर से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान भर्ती की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुकी है। वेबसाइट भी अच्छी तरीके से वर्क करने लगी है, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी तक कंफ्यूज बना हुआ है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। फिलहाल में जिनको इन्फॉर्मेशन है उनको क्या दिक्कत आ रही है, जैसे कि रजिस्टर करने के बाद वो लॉगिन नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो हुए ही नहीं। तो ऐसी काफ़ी समस्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम फिर से आपको कुछ बताने वाले हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करना है और इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके से एमपी गैस फैकल्टी से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि क्रोम एप्लीकेशन पर आपको लेकर आए हैं और जहाँ पे सिंपली हम टाइप करते हैं एमपी हायर एजुकेशन। काफ़ी बार आप यहाँ पे विजिट कर चुके होंगे। यही प्रोसेस है और यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिल करते हैं। और इसके बाद अभी जो क्या नाम है, जो रिलोकेशन की जो लिस्ट है अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो जिन्होंने रिलोकेशन के लिए अप्लाई किया था अभी आपको और इंतज़ार करना होगा। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे यदि हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन है और दूसरी लिंक है आपकी अतिथि विद्वान की नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड। देन अतिथि विद्वान की एप्लीकेशन आईडी एवं पूर्व पंजीकृत मोबाइल नंबर सर्च करने हेतु इस पर आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, थर्ड लिंक पर। वैसे हम सेकेंड लिंक पर क्लिक करेंगे। सेकेंड लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, पहला पेज है जो है ना, पहला पड़ाव है ये, इसको ही आपको फिल करना है अच्छी तरीके से। ये वाली एक ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो आप फिल करेंगे है ना, जैसे कि आपके नेम हो गए, फादर्स नेम हो गए, देन मदर्स नेम हो गए, ये चेंज नहीं होते है ना। यदि चेंज करना है तो आपको सेंटर ही जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, सेंटर ही जाकर ये चेंज होंगे। डिलीट करना होगा एप्लीकेशन को, देन आप री रजिस्टर करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट भी आपको सही फिल करना है। कैटेगरी में भी काफ़ी लोग दिक्कत कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस है तो जनरल में डाल दिए, या फिर ओबीसी एसटी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। जल्दीबाजी में आप बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना है। डिसेबिलिटीज़ में आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको चूज़ कर सकते हैं। देन पीजी के मार्क्स आपको सही फिल करना है और इसके बाद आपका पीजी के आउट ऑफ कितने मार्क्स है वो भी फिल करना है। क्वालिफिकेशन में क्या है आपको देखिए, क्वालिफिकेशन में भी एक बड़ी समस्या है आपकी कि क्वालिफिकेशन क्या डालें। तो क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं दोस्तों कि क्या है, इसमें दो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसके पास पीएचडी है, देखो पीएचडी हो गई आपकी, और आपके साथ में क्या है, इसी के साथ में है आपका नेट हो गया और या फिर सेट हो गया, ये तीनों है ना, ये और इसके साथ ये दोनों में से कोई एक है। तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका पीएचडी हो गया और इसके बाद नेट हो गया या फिर आपके पास सेट हो गया, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी है या फिर ये दोनों हैं, तो भी आपको यही चूज करना है। ध्यान रखना, तीनों में से एक है या फिर ये दोनों में से कोई, या फिर दोनों ही है, तो ही भी आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है। क्लियर है, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और बार बार बता रहे हैं, ये पहली बार प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, काफ़ी बार बता चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो पीजी के मार्क्स हैं, जैसे कि सीजीपीए वाली समस्या और बता देते हैं हम। जैसे कि सीजीपीए हो गया आपका, सीजीपीए, ठीक है ना। सीजीपीए होता है भैया ये पूरे ईयर, जैसे कि आपका 2 साल का है, 2 साल में हो सकता है कि आपके 4 सेमेस्टर हैं, तो 4 सेमेस्टर में जो
टोटल एवरेज बनेगा वो CGPA में जाएगा, है ना। और जो करंट का होता है ना वो होता है आपका SGPA, है ना, SGPA ये करंट का होता है। और सबका जो एवरेज होता है उसको हम कहते हैं CGPA, और वहीं पर देते हैं। सपोज दैट करो कि किसी के CGPA दे रखा 8.16, ठीक है ना, 8.16 है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है अपन है यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, नंबर फिल करना है PG के। और ये समस्या काफ़ी कैंडिडेट को आ रही है, और इस बार के इसके रिगार्डिंग हम काफ़ी बार बता भी चुके हैं आपको। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। ये सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सीधे सीधे जैसे कि ये टोटल होते हैं 100 से, ठीक है ना, ये आपके टोटल 1000 में से होते हैं, सॉरी हाँ 1000 में से होते हैं। और ये 8.16 है वो 10 में से दिए गए हैं, 10 में से दिए गए हैं। तो आपके इसके कितने नंबर मिलेंगे, सीधे सीधे आप, मैं क्लियर बता देता हूँ कि ये बनेंगे आपके 816, और इसके बाद ये बनेंगे टोटल में से 1000 में से, ठीक है ना। तो आपके PG के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1000, और 1000 में से कितने नंबर आए हैं आपको, 816। ये क्लियरली है। आप सारे सब्जेक्ट का भी मतलब सारे सेमेस्टर का भी ऐड करेंगे तब भी इतना ही आएगा परसेंटेज में। और ऑलरेडी CGPA क्या करता है, पूरा एवरेज बता देता है। तो एवरेज ही तो हमें फिल करना है CGPA के अकॉर्डिंग। अब कुछ कैंडिडेट ये कह रहा है कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में तो हमको दूसरे तरीके से बताएगा, दूसरे तरीके से सपोज दैट करो कि हमने 1000 में से बताया, है ना, 1000 में से बताया, लेकिन 4 सेमेस्टर है और उनके हो सकता है कि 500-500 के पेपर हो, ठीक है ना, 500-500 के ये पेपर हो। ये होगा आपका 500, फिर दूसरा पेपर 500, फिर 500 और फिर 500, ठीक है ना। ये 500 के तो आपके 2000 के हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद उसमें आप देखना कि कर CGPA में कितने आ रहा है, और उन सब का निकालोगे ना तो आपका परसेंटेज उतना ही आएगा जो CGPA में दे रखा है 8.16, है ना। तो आप चाहो तो ये फिल कर सकते, आप चाहो तो ये फिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा भी मतलब BTech है, MTech है, और हम भी जहाँ पर भी कोई से फॉर्म अप्लाई किए हैं अभी तक, तो हमने यही वाले फॉर्म फिल किए। हमारा यदि 70.2 है ना, 2G है, तो हम इसको 720 मानते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद ये कितने में से हैं, ये 1000 में से होगा। यही फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म एक्सेप्ट भी हुआ है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको वही यूज करना है जो आप फ्यूचर में यूज करेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस भी वही यूज कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमेशा यूज करते रहेंगे, क्योंकि आईडी एक ही बार बनती है, और इसके बाद इसी आईडी से बार बार जब वैकेंसी आती है तो उसी आईडी का यूज करते हुए हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे कोड दिया है, री इंटर कोड करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है रेड शब्दों में कि दर्ज जानकारी का आवेदक द्वारा पुष्टि उपरांत कोड दर्ज कर सेव करना सुनिश्चित करें। सेव करने के उपरांत यूजर नाम एवं पासवर्ड प्रदर्शित होने पर उसे नोट कर ले। उक्त यूजर नाम व पासवर्ड से लॉगिन कर प्रोफाइल अद्यतन की कार्रवाई की जा सकेगी। क्लियर लिखा हुआ कि नहीं है। और इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त दर्ज जानकारी के पश्चात प्राप्त यूजर नेम पासवर्ड को नोट कर लेवे। यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन कर अन्य जानकारी दर्ज संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय स्तर से सत्यापन करना सुनिश्चित करें। तो इसमें लिखा है कि जैसे ही आप कोड फिल करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आपका यूजर नेम आ जाएगा, देन पासवर्ड भी आ जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही आ जाएंगे। उसका आपको फोटो ले लेना है ना। इसको अच्छी तरीके से समझना है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको नोट नहीं किया और फिर बाद में उनका यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये फॉर्म फिल हो गया, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं कि हमारे में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं है, सारा फॉर्म फिल हो चुका है। MP ऑनलाइन भी जाकर देखें तो MP ऑनलाइन वाले के पास ये फॉर्म बहुत कम आते हैं, इसलिए इसकी जानकारी उनको भी नहीं है। तो उन्होंने भी काफ़ी कैंडिडेट को सिर्फ पहला जो पेज है इसी को फिल किया और पहुंचा दिया। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया। भैया वेरिफिकेशन आपको अभी नहीं कराना है, ये आपका पहला पेज था, ठीक है ना, ये पहला पेज है। इसके बाद जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिले होंगे उसका हमें क्या करना है, उसका हमें करते हैं थोड़ा सा बैक चलते हैं। चलिए ठीक है, बैक चलेंगे तो आपको लॉगिन करना है उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से।
उसमें लिखा हुआ है नीचे कि यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आपकी अन्य जानकारी अद्यतन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यूज़र नेम एप्लीकेशन आईडी मिली है उसको फिल करना है, पासवर्ड को फिल करना है, इंटर कैप्चर कोड फिल करना है और इस लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपके वो फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर्म कैसे ओपन होगा वो ऑलरेडी आप अपने उसमें देख चुके होंगे। क्लियर है। तो जिन्होंने सिर्फ पहला पेज ही फिल किया है तो आपको दूसरा स्टेप भी फॉलो करना है। ठीक है ना। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, डॉक्यूमेंट्स और नीचे हाँ लॉक करना होता है तो यस पे क्लिक करेंगे, यस और नो लिख रहे होते हैं, यस पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा रहता है अपडेट, है ना। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना फिर इसके बाद लॉक करना आप, है ना। तो और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ी आगे की ओर हम। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो लिस्ट है वो आपके सामने है और पीडीएफ फॉर्म में ही हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इसका जो साइज है वो 20 KB से लेकर 500 KB के बीच में ही अपलोड करना है। इससे कम है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। क्लियर है। इतना इस बात का ध्यान रखना, बाकी सारी प्रोसेस बहुत इजी है। और आपसे यदि नहीं होता है तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि MP ऑनलाइन जाइए, कंप्यूटर कैफे में जाइए, वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर देंगे और सारी जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर देंगे। बस आप देखते रहना है कहीं गलती ना हो। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले है आपकी 10th/12th मार्कशीट। अब काफी कैंडिडेट हो रहा है सर, कोई कह रहा है कि दोनों डालना है, कोई कह रहा है कि सर 10th या 12th ही डालना है। भैया दोनों में से कोई भी एक आपको अपलोड करना है। 10वीं की डाल दीजिए या फिर 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक ही डालना है, लेकिन उसका साइज 20 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा है यूजी की मार्कशीट। अब इसमें कंफ्यूज हो रहा है सर सारे सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना है क्या, अब या फिर एक ही मार्कशीट अपलोड करना। भैया इसमें भी आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें सारे सेमेस्टर लिखे होते हैं, है ना, कि इस सेमेस्टर में इतने मार्क्स आए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और फाइनल में टोटल मिलाकर कितने हुए। तो इसमें भी आपको फाइनल की ही मार्कशीट अपलोड करना है। उसी तरीके से आपको पीजी की जो मार्कशीट है उसमें भी फाइनल की ही मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, EWS, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है ना, डिजिटल। देन यदि आप डिसेबल कैटेगरी से, है ना, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। और इसी में यदि आप MP डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल ही अपलोड करना ही पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना भैया, यदि आपके पास MP डोमिसाइल नहीं है तो आपका नाम नहीं आएगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद क्या करना है भैया, आपको MPhil सर्टिफिकेट। हालांकि इसकी वैल्यू तो खत्म कर दी गई है UGC ने, तो इसके किसी के पास है तो आप अपलोड भी कर देंगे तो भी आपका नाम नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकती हैं। जितनी जानकारी हमें है उसके अकॉर्डिंग MPhil की जो वैल्यू है वो खत्म कर दी है। इसके रिगार्डिंग न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है उनके लिए चॉइस फिलिंग कर देंगे लेकिन उनका नाम नहीं आएगा। क्लियर है। देन आपका अपलोड PhD सर्टिफिकेट। आपका PhD सर्टिफिकेट है, PhD कंप्लीट है तो आपको PhD का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया नेट, सेट या स्लेट। मतलब ये सेट स्लेट एक ही होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये दोनों में से कोई भी एक आपको अपलोड करना है। यदि आपके पास नेट सेट दोनों ही है, ठीक है ना, दोनों ही है, तो आप चाहो तो नेट अपलोड कर दो, चाहे सेट अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेट मतलब स्टेट लेवल का है, नहीं मतलब सेट जो है स्टेट लेवल का है और जो नेट होता है वो नेशनल लेवल का होता है ना। तो इसमें आप नेशनल लेवल का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने नेट क्लियर कर लिया। इसके बाद कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये सारी अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। और वापस यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ शो भी नहीं होगा, लेकिन वो अपलोड हो जाते हैं, इसकी चिंता नहीं करना। बाई चांस यदि
वेरिफिकेशन कराने जाते हो आप, तो वहाँ पे यदि उनको शो नहीं होते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वहीं से अपलोड कर देना। वहीं पे जो सेंटर होते हैं वहीं के आसपास एमपी ऑनलाइन की शॉप होती है, वहीं से इसको अपलोड कर देना। काफ़ी कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, नेट सर्वर की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये नहीं हो पाती है। तो वहाँ जाकर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है प्रोफाइल। क्या दिया? प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर संबंधित अकादमिक के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना सुनिश्चित करें। प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर ही वरीयता आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। अतः दर्ज जानकारी का शासकीय अग्रेड महाविद्यालय से प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन आवश्यक है, क्योंकि वरीयता के आधार पर आवंटित शासकीय महाविद्यालय में पुनः वरीयता का सत्यापन किया जाकर ही आमंत्रित प्रदाय किया जाएगा। अतः उक्त जानकारी गंभीरता से अपलोड कर वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। तो ये आपको कराना ही होगा, है ना। वेरिफिकेशन ऑलरेडी आपको पता ही है, और इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आप सारी प्रोसेस हो जाएगी। और फिर इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है? सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ आपको वेट करना है चॉइस फिलिंग के लिए। इसके रिगार्डिंग आपको एक नई डेट मिलेगी, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो मेरा क्लासेस मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सभी को एक बार फिर से मेरा क्लासेस की ओर से दीपावली धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।